शुरू करते हैं। पहले यहाँ से चाहे यूपीटीटी हो, सुपर टीटी हो, जो भी परीक्षा हो, यहाँ से अगर प्रश्न भिन्न एक ऐसा अध्याय है जो सभी अध्यायों में जुड़ा हुआ है। मतलब अगर आप चाहे सीटीटी दें, सुपर टीटी दें, यूपीटीटी दें या कोई भी ऐसी परीक्षा दें जिसमें गणित को सम्मिलित किया गया हो तो भिन्न उसमें जरूर सम्मिलित रहता है। लेकिन अगर हम सीटेट के उद्देश्य से पढ़ें, क्योंकि हमारे सामने सीटेट है, तो सीटेट के भिन्न और भिन्नों की अपेक्षा थोड़ा सा अलग या थोड़ा सा अंतर होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, क्योंकि अगर आप लोग सीटेट का अगर हम गणित पढ़ना शुरू करते हैं तो अगर हम बेस मानते हैं एनसीईआरटी कक्षा 3, 4, 5 जिसमें लिखा गया होता है गणित का जादू, उसके आधार पर हम पहले पढ़ने का प्रयास करेंगे और वही पढ़ेंगे जो अभी तक के 7 साल की परीक्षाओं में आया है, 2011 से 16 और फिर 18 में, 2 साल गैप रहा है। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है भिन्न किसे कहते हैं। पहला प्रश्न उठता है भिन्न किसे कहते हैं। तो बताएगा कोई भिन्न किसे कहते हैं। भिन्न के लिए फिर वापस चलते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था संख्या पद्धति में, नंबर सिस्टम में, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में लिखी जा सकती हो, q का मान 0 ना हो और p एक पूर्णांक हो, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। हमने क्या पढ़ा था? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है और q नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 ना हो और p एक पूर्णांक हो, p एक पूर्णांक हो, नेचुरल नंबर हो। तो इस प्रकार हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो सब परिमेय संख्या को क्या कहते हैं? हम भिन्न कहते हैं। भिन्न में क्या क्या चीजें होती हैं देख लेते हैं हम लोग। भिन्न में अंश और हर होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। जैसे हो गया a बट्टा b, इसे पढ़ते हैं a बटे b, a बाई b। तो इसमें a को कहते हैं अंश और b को कहेंगे हर, माने अंश बटे हर। तो ऊपर जो होता है अंश होता है, नीचे वाला जो होता है हर। ये जानने योग्य, क्योंकि इसी के आधार पर हम लोग आगे गणित को पढ़ेंगे। अब आता है, ये तो हो गया भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न अंश और हर। इसे पढ़ेंगे a बटा b या 1/b, ठीक, 1/b। इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं इसको। डिनोमिनेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं, वो भी उतना हम लोग जानते हैं। भिन्न को फ्रैक्शन कहते हैं। आगे हम लोग को पढ़ना है, अब ये पढ़ना है इकाई भिन्न। इकाई भिन्न, ये इकाई भिन्न क्या होता है? अब इसको लिखते चलिएगा, ठीक है। हम बोलते रहे, आप लोग इसको लगातार लिखते रहिएगा, क्योंकि हम अलग से नहीं लिखवाते। आपको जो समझ में आता रहा वो लिखते चलिएगा लगातार। इकाई भिन्न कैसे? ऐसी भिन्न, ऐसी भिन्न, ऐसा भिन्न, ऐसी भिन्न जिनका अंश एक हो, जिनका अंश एक हो, जिनका अंश एक हो तथा हर कुछ भी हो, जिनका अंश एक हो तथा हर कुछ भी हो। उसे हम इकाई भिन्न कहते हैं। जैसे 1/12, 1/17, 1/5, 1/48 आदि। 1/12, 1/17, 1/5, 1/48। चलिए, तो हमने क्या पढ़ा? इकाई भिन्न। इकाई भिन्न क्या थी? ऐसी भिन्न जिनका अंश एक हो, हर कुछ भी हो। कुछ भी का मतलब एक के अतिरिक्त हो, एक या एक के अतिरिक्त हो। ऐसे भिन्न को क्या कहते हैं? हम इकाई भिन्न कहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग सम भिन्न। सम भिन्न आगे पढ़ेंगे हम लोग सम भिन्न। सम भिन्न में देख लीजिए क्या है? ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, ऐसा भिन्न जिनका अंश हर से छोटा हो। आदि। उससे हम कौन से भिन्न कहते हैं? सम भिन्न। इसे एक नाम से और जानते हैं, इसे उचित भिन्न भी कहते हैं। सम भिन्न अथवा उचित भिन्न।
ठीक, सम भिन्न या उचित भिन्न, माने ऐसा भिन्न जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो उसे सम भिन्न अथवा उचित भिन्न कहते हैं। अब आगे लिखेंगे विषम भिन्न, ठीक, इसका उल्टा हो जाएगा। विषम भिन्न किसे कहते हैं? ऐसा भिन्न जिसका अंश बड़ा हो और छोटा हो। अड़तालीस बटे 13, 56 बटे 37, 5 बटे 2, 4 बटे 3, माने ऐसा भिन्न जिनका अंश बड़ा हो हर छोटा हो, ऐसे भिन्न को हम विषम भिन्न कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ा जाए। हम लोगों ने 3 प्रकार के भिन्न पढ़े, कौन कौन? इकाई भिन्न, सम भिन्न और विषम भिन्न। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है, लिखिएगा, समहर भिन्न। समहर भिन्न, समहर भिन्न। समहर भिन्न का मतलब सम माने समान, हर माने हर बराबर, माने ऐसा भिन्न जिसके हर समान है हर बराबर, से क्या कहते हैं? समहर भिन्न कहते हैं। जैसे 1/4, 5/4, 9/4, 12/4, 13/4, ऐसा भिन्न जिसके हर समान हो, ऐसे भिन्नों का समूह या ऐसे भिन्नों का समूह जिनके हर आपस में बराबर या हर समान हो, उसे समहर भिन्न कहते हैं। ठीक, और आगे अब बस अगला जो बचता है मिश्र भिन्न। इसी के साथ भिन्न की कॉन्सेप्ट खत्म, फिर इसके प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे आगे। मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न, इसे एक नाम से हो जाते हैं संयुक्त भिन्न। जिस भिन्न में भाजक, भागफल तथा शेष को प्रदर्शित कर एक पूर्ण संख्या के साथ भिन्न को निरूपित करते हैं, उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। ठीक, तो ये थे भिन्नों के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे नियम जिन्हें आपको पढ़ना है, जानना था। इसी के आधार पर आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा सम भिन्न किसे कहते हैं या उचित भिन्न किसे कहते हैं। उससे भी पहले हमने पढ़ा भिन्न किसे कहते हैं। तो भिन्न किसे कहते हैं? हाँ, जैसे 1/0। हाँ,
मतलब जिसे हमने परिमेय संख्या पढ़ा था सेम उसी तरह ये भी है भिन्न को ही, माने वे संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है लेकिन q का मान 0 ना हो, p एक प्राकृतिक संख्या हो या p एक पूर्णांक हो, इसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, और परिमेय संख्या को क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। भिन्न को अंश और हर में निरूपित करते हैं। यदि किसी भी सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक का बटा 1 लिखा जा सकता है, उनका 1 बटा दिया हो या ना दिया हो, इसलिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक भिन्न होती है, उनका बटा 1 लिख सकते हैं, अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, ऊपर वाले अंश नीचे वाले को हर कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा इकाई भिन्न। इकाई भिन्न किसे कहते हैं, ऐसा भिन्न जिसका अंश सदैव 1 हो, हर कुछ भी हो या हर चाहे जो भी लिखा गया हो, उसे कौन सा भिन्न कहते हैं, हम इकाई भिन्न कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा समहर, उसके बाद समभिन्न या उचित भिन्न। समभिन्न किसे कहते हैं, उचित भिन्न किसे कहते हैं, हाँ, जिसका अंश क्या होता है, छोटा होता है, हर बड़ा होता है, उसे समभिन्न या उचित भिन्न कहते हैं। फिर आगे आता है विषम भिन्न। विषम भिन्न किसे कहते हैं, ऐसा भिन्न, हाँ, जिसका हर बड़ा हो और अच्छा अंश बड़ा हो और हर छोटा हो। ठीक, उसका उल्टा हो जाता है। ठीक, विषम भिन्न। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, समहर भिन्न। समहर भिन्न को क्या लिखा, जिसके हर समान हो। फिर क्या लिखा, मिश्र भिन्न। अब आता है एक ठो लिख लीजिएगा, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न, समतुल्य भिन्न के बारे में पहले सुन लीजिए, फिर आगे हम लोग लिखा जाए। समतुल्य भिन्न का तात्पर्य क्या है, कहानी क्या है। अच्छा लिखिए, पहले लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए। समतुल्य भिन्न, समतुल्य भिन्न। देखिए किसी भी, सुन लीजिए पहले, उसके बाद फिर लिखिएगा। किसी भी भिन्न के अंश और हर में समान पदों से समान अंक से गुणा करने में उनके मान में, न्यूनतम मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, ऐसे भिन्नों को हम क्या कहते हैं, समतुल्य भिन्न कहते हैं। जैसे इसमें उदाहरण ज़्यादा महत्वपूर्ण है और लिखना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे दे दिया 3/4, 3/4 के 3 समतुल्य भिन्न लिखना है। तो 3 समतुल्य भिन्न का मतलब अगर दोनों अंश और हर में अगर हम 2 से गुणा कर दिए तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 6/8। फिर 3/4 में ही 3 से गुणा कर दिए तो क्या हो जाएगा, 9/12। फिर 3/4 में हमने क्या किया, 4/4 से गुणा कर दिया। अंश और हर में समान अंकों से गुणा करना है, या 4 3 या 12/16। तो ये 3/4 के 3 समतुल्य भिन्न हो गए। अगर इनको काट के हम लोग छोटा करेंगे, इनका मान पुनः 3/4 आ जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं, किसी भी भिन्न में, लिखिएगा, किसी भी भिन्न में, किसी भी भिन्न के, किसी भिन्न के अंश और हर, अंश और हर के दोनों पदों में, अंश और हर के दोनों पदों में समान अंकों से गुणा करने पर प्राप्त भिन्न दिए गए भिन्न का समतुल्य भिन्न कहलाता है। क्योंकि उस भिन्न का न्यूनतम मान पुनः प्राप्त किया जा सकता है। फिर नीचे लिखिएगा, धनात्मक भिन्न, अब देखिए धनात्मक भिन्न क्या, पर सुन लीजिए। यदि कोई भी भिन्न दिया गया, उसका हर कुछ भी हो, अंश कुछ भी हो, यदि उस भिन्न के सामने कोई भी चिन्ह नहीं दिया गया, उसे सदैव धनात्मक मानते हैं। लीजिएगा, ऐसा भिन्न जिसके सम्मुख धनात्मक अथवा ऋणात्मक
धनात्मक अथवा ऋणात्मक चिन्ह प्रदर्शित नहीं किया गया है। ऐसे भिन्न को धनात्मक भिन्न कहते हैं। उदाहरण लिख लीजिएगा, जितना भी लिखे, किसी में 4/5, 7/9, 12/18, 18/5, अपने इसी तरह से लिख लीजिएगा, अपने से लिख लीजिए। कोई भी भिन्न धनात्मक होना चाहिए बस, ठीक। फिर नीचे लिखिएगा ऋणात्मक भिन्न। इसको थोड़ा समझना जरूरी होगा, लिखते रहिए फिर समझाते रहे साथ में। किसी भी भिन्न के अंश और हर अंश या हर में से यदि कोई भी अंश या हर में कोई भी ऋणात्मक हो तो वह भिन्न ऋणात्मक होती है, तो वह भिन्न ऋणात्मक होती है, तो वह ऋणात्मक होती है। जैसे -3/4, 5/-3, 18/-17, इसी क्रम में लिखते जाइए। 5/-28, 28/-57। हमने क्या देखा, कहीं अंश में, कहीं हर में, कहीं भिन्न में यदि कहीं भी ऋणात्मक चिन्ह है तो भिन्न क्या होगी, ऋणात्मक होगी। नोट में लिखिएगा, एक लाइन नोट बना के, 10 रुपये वाला नोट लिखिएगा। ठीक, नोट में क्या हम लोग को लिखना है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों ऋणात्मक हो तो, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों ऋणात्मक हो तो वह भिन्न धनात्मक होगी। ठीक, क्योंकि ये उदाहरण में लिख लीजिएगा, क्योंकि ऋण ऋण से कट जाएगा। इसलिए जैसे -3/4, -4, ठीक, माइनस कट जाएगा, 3/4 बचेगा, धनात्मक हो जाएगा। -5/3, -3, -18/-17, तो ऋणात्मक ऋणात्मक से कट जाएगा, तो जो प्राप्त भिन्न होगी वो कौन सी भिन्न होगी, धनात्मक भिन्न होगी। ठीक, आगे बढ़ा जाए। चलिए, ये हो गया आपका ऋणात्मक भिन्न, धनात्मक भिन्न। लिखिए भिन्न का निरपेक्ष मान, भिन्नों का निरपेक्ष मान, एब्सोल्यूट वैल्यू। किसी भी भिन्न का, किसी भी भिन्न का भिन्न का निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक होता है। किसी भी भिन्न का निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक होता है। सदैव धनात्मक होता है। जैसे -4/9 बराबर 4/9। देखिए ये निरपेक्ष मान है, ये दो डब्बे के बीच में डब्बा तोड़ देंगे, भिन्न क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी अपने आप।
18/-75। अगर इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे ये तो 18/75। 16 माइनस 16/3 का निरपेक्ष मान 16/3। कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, निरपेक्ष मान। ठीक, आगे बढ़े। एक चीज देखिए, इसका भी कुछ अपवाद है, उसको समझते रहिएगा। ठीक, अपवाद क्या है? जैसे अपवाद क्या है मतलब वो रूल है। जैसे दे दिया -6/5, ठीक, ऋण एब्सोल्यूट वैल्यू -6/5 का वैल्यू होगा। अब ये ऋणात्मक हो जाएगा। ऋणात्मक कैसे होगा? बाहर माइनस चिन्ह है, माइनस रख देंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू तोड़ेंगे, धनात्मक हो जाएगा, तो जाएगा -6/5। ये जानते रहेगा, ऐसा नहीं कि बाहर भी दिया चिन्ह तो वही रहेगा। सीधी सी बात है, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू को तोड़ेंगे तो मान हमें धनात्मक ही प्राप्त होगा। अगर दे दिया है 27/15 तो इसका वही मान क्या होगा? धनात्मक ही होगा। माने एब्सोल्यूट वैल्यू का मान धनात्मक ही निकलेगा। ठीक, आगे बढ़े हम लोग। देखिए ये भिन्न के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो हमने सॉल्व कर दिया है, बता दिया। अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो भिन्नों को जोड़, घटाना, गुणा, भाग, और पहले तो पढ़ेंगे उसके अवरोही क्रम और आरोही क्रम जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। उससे भी पहले पढ़ेंगे भिन्नों को समाहार कैसे करते हैं। ठीक, लेकिन तब तक के लिए आप लोग अगर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, जो ऑनलाइन वाले, वो 6306344367 पर ज्वाइन सीटेड लिख के भेज देंगे, उन्हें वहाँ से जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि आपको वीडियो क्रम से नहीं मिल पा रही होगी, उसका वही एक रीज़न है कि केवल ऑनलाइन क्लास को ही वीडियो प्रॉपर मिल पाती होगी और सभी को समस्या होती होगी। और टेलीग्राम पे यदि आप वीडियो एक ही जगह पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस के, ई-लर्निंग विद दुर्गेश ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ, इस समय टेलीग्राम पे आप लोग को भी पता होगा क्विज चल रहा है। ठीक, आजकल से थोड़ा स्पीड और बढ़ेगी। डेली 5 क्वेश्चन की क्विज चलेंगे, डेली 5 क्वेश्चन के सीटेट के। तो कहने का मतलब डेली 5 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करते चलेंगे। अगर एक दिन उन्होंने 5 क्वेश्चन सॉल्व किया, अभी आपकी परीक्षा लगभग 5 महीने ही, मैंने 5 दिया 15, कितने दिन हुए? 150 दिन। और आपने अगर डेली 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, कितने हो गए? 750 प्रश्न। मैंने 750 प्रश्न का प्रश्न बैंक आपके सामने तब तक मिल जाएगा। इसलिए टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। और ये एक सर्वे की तरह है। और फेसबुक पे भी ई-लर्निंग विद दुर्गेश के नाम से फेसबुक पेज है, वहाँ पे भी आप उसकी इमेज या PDF प्राप्त कर सकते हैं, और PDF तो आपको वहीं पे मिल पाएगा। और इसी क्रम में आगे हम लोग पढ़ते रहेंगे सीटेट में, क्योंकि सीटेट कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है। सीटेट पास करना बेहद आसान है। कारण क्या? लैंग्वेज में कोई समस्या नहीं होगी। लैंग्वेज में आपके नंबर लगभग 60 में 50 से 45 निश्चित है, और आपको मेहनत करनी है गणित में। और हाँ, सबसे बड़ी बात, जिनको गणित नहीं आता हो वो सीटेट पास करना उनके लिए और आसान है, क्योंकि सीटेट में गणित पढ़ना नहीं है ज़्यादा। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, उन्हीं को पढ़ते चलना है और प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना है। इसलिए 3 से 4 दिन बाद ये क्लास खत्म हो जाएगी। विथ प्रोजेक्टर से हम आप लोग को डेली प्रैक्टिस कराएंगे प्रश्नों का, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग को पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। ज़्यादा ये है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो इसलिए हम लोग प्रैक्टिस करने पे ज़्यादा बल देंगे। किसकी अपेक्षा? हम प्रैक्टिस करने पे ज़्यादा बल देंगे। किसकी अपेक्षा? पढ़ने से, क्योंकि सीटेट पढ़ने से ज़्यादा प्रैक्टिस पे, इसलिए पूरा प्रैक्टिस सेट खाका पूरा तैयार हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, मैं प्रैक्टिस सेट भी मार्च के लास्ट वीक तक मेरी कोचिंग संस्थान से प्रैक्टिस सेट पूरे प्रदेश में जारी होगी, पूरे प्रदेश में। और लगभग 1 से 1.5 लाख प्रति मैं छपवा रहा हूँ। और क्योंकि अभी प्रश्न छाटे जा रहे हैं लगातार, तो जैसे ही छट जाएंगे आ जाए, क्योंकि मार्केट में ऐसी कोई किताब नहीं है जो प्रॉपर सीटेट बेस पे गणित पढ़ा रहे हो, या उनके प्रॉपर सीटेट के बेस पे गणित दिया गया हो। जब कोई किताब अपने आप में पूर्ण नहीं है, और किसी कोचिंग संस्थान की मैं बात ही कैसे करूं? जब कोई गणित की किताब, किसी की किताब जो सीटेट के लिए मार्केट में जितनी भी किताबें चल रही हो, उनको ले जाइए और पिछले 6 साल के पेपर
आप उन्हें रखिए और फिर देखिए क्या जो आपने पिछले 6 साल में पढ़े हैं क्या वही चीज़ें ये दे रहे हैं या कुछ इतर इसके दे रहे हैं। तो सामने जो रिजल्ट परिणाम आएगा वो ये आएगा कि वास्तव में जो हम पढ़ रहे हैं वो कुछ और है और जो कुछ दे रहे हैं वो कुछ और है। इसलिए बेहतर यह है कि जब कोई किताब मार्केट में ऐसी नहीं है तो जो मार्केट में टीचर पढ़ाने वाले हैं, गणित भी पढ़ाते हैं, पर्यावरण भी पढ़ाते हैं और हो सकता है मुझसे बेहतर पढ़ाते हो और पढ़ाते भी हैं, लेकिन उसका क्या मतलब। जैसे अगर आँख का प्रॉब्लम हो जाए आपको तो क्या हड्डी के डॉक्टर दिखाने जाएंगे? कहाँ जाएंगे आप? आँख के डॉक्टर के पास ही जाते हैं। वैसे पूरे मार्केट में गणित सब पढ़ा रहे हैं हर जगह। अगर भी सीटेट आ जाएगा तो उनके यहाँ बैनर लग जाएगा सीटेट स्पेशल बैच प्रारंभ, लोअर पीसी जाएगा लोअर पीसी बैच प्रारंभ, बीएड जाएगा बीएड की बैच प्रारंभ, तो पुलिस आ गई सब उतार के पुलिस की बैच प्रारंभ, एसएससी की बैच प्रारंभ, फिर पॉलिटेक्निक की आ गई, एंट्रेंस की पॉलिटेक्निक बोर्ड मतलब इस तरह उनके यहाँ मौसम दर मौसम बदलते रहते। एक ही अध्यापक सब पढ़ाता है। आंखों का डॉक्टर है, वो पैर का भी इलाज कर लेता है, हड्डी का भी इलाज कर लेता है, सर दर्द को उसका भी, अगर आप पेशेंट जरूरत पड़ गई कभी पेट में उसका भी कर लेता है वो। क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। और वो सीटेट ही गणित पढ़ाते हैं। वास्तव में कोई भी गणित पढ़ाने वाला सीटेट गणित पढ़ाने के लिए उसे सीटेट का एग्जाम दिया हो तब जाकर समझ में आता है सीटेट गणित पढ़ा पाएगा। वो केवल गणित पढ़ाते हैं प्रॉपर और कहेंगे आप भी तो वही पढ़ाते हैं, लेकिन मैं जब भी पढ़ाता हूँ अकॉर्डिंग टू लेवल पढ़ाता हूँ। इसलिए सीटेट का सिलेबस मैं जल्दी खत्म करता हूँ। खत्म करना क्या, 4-5 दिन अगर आप और लेट हुए तो गणित पूरा प्रॉपर खत्म हो जाएगा। हम किस में चले जाएंगे? गणित का पेडोलॉजी, कि वास्तव में गणित का पेडोलॉजी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी लोग जुड़े भी हैं तो भी दी बेस्ट, नहीं जुड़े तो भी दी बेस्ट, लेकिन आप सब गणित की क्लास के लिए, क्योंकि गणित में 30 में यहाँ 28 कर सकते हैं, लेकिन यूपी टेट के लिए जिनको गणित नहीं आती समस्या है। जिनको गणित नहीं आती यूपी टेट में 30 में 10 करना उनके लिए भारी है, लेकिन यहाँ 30 में 28 आसानी से कर सकते हैं। 15 क्वेश्चन गणित के आते हैं, 15 एकदम ईजी होते हैं, 15 शिक्षा शास्त्र से आते हैं, गणित के शिक्षण से आते हैं जो कि निहायत ईजी होते हैं। बस आपको यह मानना है एक अध्यापक गणित कैसे पढ़ाएगा कक्षा में, बस। और प्रतिदिन हम 5 क्वेश्चन क्विज देंगे और यह संख्या 1 मार्च के बाद हम बढ़ा देंगे और प्रतिदिन एक दिन में 15 क्वेश्चन देना शुरू करेंगे। 3-3 क्वेश्चन सभी पैटर्न से, 3 गणित से, 3 पर्यावरण से, 3 उससे, ताकि आप परीक्षा आते आते कम से कम आपके पास 1500 प्रश्नों का कलेक्शन हो जाए। 1500 प्रश्न आप सॉल्व कर ले। और 5-15 पर सॉल्व करना बहुत आसान नहीं होता। मोबाइल उठाया, टेलीग्राम पे चैनल पे गए और 15 क्वेश्चन को क्लिक किया, उसमें 4 विकल्प हैं, जो विकल्प लगे आप उत्तर दीजिए। उसके बाद अगले उसकी आंसर सीट आएगी, देख लीजिए आपका उत्तर सही था अथवा गलत था। इस क्रम में आप लगातार आगे बढ़ते रहिए और कहीं ना कहीं आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर भी आप सब समझदार हैं और कहीं ना कहीं कुछ मामले में हमसे ज़्यादा जागृत भी हो, जानते भी हैं। इसलिए आप सब पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं। इसलिए जहाँ भी कहीं संस्था में एडमिशन लीजिएगा इस बात को निचोड़ लीजिएगा कि वास्तव में प्रॉपर सीटेट पे है अथवा नहीं। क्योंकि मैं आपको लैंग्वेज भी इसलिए प्रेशर नहीं कर रहा हूँ कि लैंग्वेज में ग्रामर नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ लोग को लग रहा हो ग्रामर क्यों नहीं पढ़ा रहा, लैंग्वेज क्यों नहीं चल रहा है। लैंग्वेज कारण क्या है? लैंग्वेज को प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस में क्या करनी है? उसके शिक्षण को पढ़ना है और साथ ही साथ केवल उसको सॉल्व करना है, केवल सॉल्व करना है। अगर आप उसे ग्रामर पढ़ेंगे तो अपना निहायत कीमती वक्त जायद बर्बाद करेंगे। किसके लिए? इस परीक्षा के लिए, क्योंकि परीक्षा के पेपर में ग्रामर नहीं आता। अगर मेरी बात पे आपको भरोसा नहीं होता, अन्य टीचरों को भरोसा होता है, तो पिछले 5 साल के 6 साल के पेपर निकाल लीजिए, दोनों पेपर फर्स्ट और सेकंड, और फिर देखिए क्या कहीं कभी ग्रामर पूछा है। अगर ग्रामर पूछा हो फिर आगे कहिए दुर्गेश सर आप गलत थे, मैं सही हूँ। एक भी ग्रामर नहीं पूछा है और जो पूछा है वो पैसेज के अंदर पूछा है। तो जब पैसेज आएगा हम आपको समझा देंगे, क्योंकि आप यदि डीएलएड, बीटीसी या बीएड है तो कहीं ना कहीं आप सेमेस्टर परीक्षा देते समय उतने ग्रामर पढ़ चुके हैं। क्या पूछेगा? समाज क्या है, इसका दिए गए का समानार्थी क्या होगा, इससे ज्यादा वो नहीं पूछेंगे। या कौन सा ये, तो कुछ चीजें जो ट्रिकी हैं तो जैसे जैसे सामने आएंगी वैसे वैसे हम आपको बताते जाएंगे। लेकिन फिर भी आप सब स्वतंत्र हैं, जहां भी चाहें जैसे भी चाहें पढ़ सकते हैं, अपना प्रोग्रेस सकते हैं। लेकिन सीटेट पास करना बेहद आसान है, जिसको लोग हुआ बना के रखते हैं। सबसे बड़ी बात, सीटेट का रिजल्ट मात्र 9% आता है, आया था इस बार 9 से 11% के बीच होता है। और मेरी कोचिंग का 100% रिजल्ट रहा है। अगर आपको विश्वास न हो, जितने लोग यहाँ से पढ़ के निकले आप उनसे पूछ लीजिए, जितने भी लोग हो। 100% मतलब बहुत बड़ा ये नंबर होता है। 100% माने कोई बंदा ऐसा नहीं है जो सीटेट पास ना हो। उन्होंने फर्स्ट और सेकंड पेपर अगर दोनों दिया है तो, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ आपको दोनों पेपर देने हैं, उसके भी रीजन है। आप अगर दोनों पेपर देते हैं तो निश्चित है आप 100% रिजल्ट जरूर लाएंगे। और 100% मतलब कोई बंदा सीटेट फेल नहीं हुआ है, कोई भी बंदा सीटेट फेल नहीं हुआ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जबकि सीटेट क्लास में केवल प्रॉपर पढ़ाने के बाद मेरे यहाँ यूपी टेट पढ़ रहे थे, मात्र 5 दिन में खाली बताया था सीटेट को कैसे लिखना है। तो वास्तव में ये है कि सीटेट को पास करने के लिए मेरे लिए आप केवल 40 दिन दे देंगे, 45 दिन, तो आप सीटेट पास हो जाएंगे, मात्र 45 दिन।
इसीलिए इतना OMR प्रिंट छपवा के रखे हैं हम। इसका उद्देश्य यही है कि जितनी गलतियां करना हमारे बेंच पे कर लीजिए, यहाँ पे जितनी भी, कभी बुकलेट संख्या भरने में, OMR गोला भरने में, जितनी गलतियां करनी है, फॉर्म भरने में, सारी गलतियां ये कर लीजिए ताकि वहां जाने के बाद आपको समस्या ना हो। यही जो गलतियां करना कर ले, क्योंकि सफलता के लिए आपको वहां दोबारा मौके नहीं मिलेंगे। अब मैं फर्स्ट और सेकंड पेपर इसलिए भरने के लिए कहता हूं, इस समय आप पढ़ रहे होते हैं, जब पढ़ रहे होते हैं तो फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों एक साथ क्वालिफाई हो जाएंगे। वरना जब मास्टर होने के बाद प्रमोशन के लिए परीक्षा देंगे तो पहले लड़का खिलाएंगे, जाके पहले परीक्षा देंगे। उस दौरान क्या होता है, सीटेट क्वालिफाई करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। इस समय आप रेस में रहते हैं, पढ़ रहे होते हैं, इसलिए दोनों तुरंत क्वालिफाई हो जाते हैं, मैंने फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, इसलिए दोनों पेपर भरिएगा। दूसरी बात, आपके लिए अगर फर्स्ट पेपर की महत्व ज्यादा है, अगर पहले मीटिंग सेकंड पेपर हुआ तो हो सकता है आप OMR भरने में गलती कर दे, हो सकता है आप गोला करने में गलती कर दे, तो सेकंड में क्या कर सकते हैं, इस चीज को आप सुधार कर सकते हैं। वरना अगर सेकंड में फर्स्ट एक ही पेपर भरे और यही गलती हो गए तो सर पीटने के अलावा कुछ नहीं बचेगा, जिंदगी भर रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए चतुराई इसी में, पैसे का मोह मत देखिएगा, दोनों पेपर भरिएगा, क्योंकि आपको गाली नहीं देगा, अनुभव कभी गाली नहीं देता। आप हमसे जुड़े हैं, हम तक आए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि पता नहीं मैं औरों से बेहतर हूं या नहीं हूं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होंगी जो लोगों से अलग करते होंगे, इसलिए आप यहाँ आए हैं, यहाँ अभी तक रुके हैं। तो सेम चीजें आपके साथ भी होनी चाहिए, आप भी लोगों से अलग, लोगों से हट कर रहे, वहां यह ना पूछना पड़े सर इस वाले गोले में क्या भरना होगा। आप सबको बताएं पूरे क्लास को कि OMR सीट ऐसी भरी जाएगी। और सीटेट में सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती है, पूरी क्लास अध्यापक को नहीं पता होता कि सीटेट में कैसे भरा जाएगा, कौन सा लैंग्वेज फर्स्ट है, कौन सा लैंग्वेज सेकेंड है। इसलिए आप सब भाग्यशाली हैं कि आप यूनिक हैं, और यूनिक रहना ही आपके सफलता का सबसे बड़ा पैमाना भी है। कारण क्या है, जिस तरह आप पढ़ रहे हैं इस तरह कोई भी और प्रशिक्षु ऐसा नहीं है जो घर बैठा सब पढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में अंतिम रूप से चयन कितना होगा, अगर 10,000 सीट आएगी तो मात्र 10,000 का ही होगा, न कि पूरे प्रदेश के 9 लाख अभ्यर्थियों का। तो उनमें से 10,000 में से आपको यूनिक बनना है, माने उनमें से जो 10,000 बेहतर होंगे वही अंतोगत्वा अध्यापक बनेंगे। उसके बाद अगले वाले क्या करेंगे, फिर सुपर टेट और टेट पढ़ेंगे। आपको दोबारा टेट सीटेट पढ़ने की जरूरत ना पड़े, इसलिए इनमें से यूनिक बनिएगा। फिर ये मत सोचिएगा फैसला लेते समय कि हमें लगातार बार बार पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता। इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा। ये मत सोचिएगा आप पढ़ रहे हैं, आप बेहतर संस्थान में, ये मान के रखिएगा उस संस्थान से अन्य संस्थान में कितने लोग बेहतर है या नहीं। हर जिले में अच्छे अच्छे संस्थान होंगी, ऐसा नो डाउट ये नहीं है कि आपकी जौनपुर जिला ही बेस्ट है। हाँ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इलाहाबाद जैसे लोग से जिले से लोग कोचिंग छोड़ के मेरे यहाँ आते हैं, और यहाँ इलाहाबाद कोचिंग पढ़ने वाले लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। ये मेरे सौभाग्य की बात है। मैं जौनपुर जनपद के सिराज हिंद से रह के इतना बड़ा मैंने काम किया, जो जिसे कहते थे ना, पहले क्या होता था, लोग नौकरी की तलाश में जब पलायन होता था तो पहले गांव से शहर की तरफ होता था, लेकिन अब मैंने क्या किया, लोग पढ़ने के लिए इलाहाबाद जैसे शिक्षा केंद्र दिल्ली की तरफ भाग रहे थे, लेकिन अब उसका उल्टा हो रहा है। अब लोग इलाहाबाद से जौनपुर की तरफ आ रहे हैं। यह मेरे लिए बेहद आश्चर्यजनक के साथ साथ यह अपने आप पे गर्व की बात है कि ऐसा अगर मैं कर पा रहा हूँ तो मेरे लिए गर्वान्वित बात है। इसलिए आप सभी लोग बेहतर हैं, जुड़े रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। रिजल्ट बेहतर आएगा नहीं इसके लिए आप कुछ मत करेगा, केवल प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेगा, आपको इस बात का आभास हो जाएगा कि वास्तव में आप उस योग्य हैं अथवा नहीं, क्योंकि योग्यता का पैमाना आप अपने आप से बेहतर निकाल पाएंगे। कुछ नहीं करना है, गणित में पास करना एकदम आसान है, गणित एकदम हुआ है। अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, 4-5 दिन में खाली और पढ़ाऊंगा, बस 4-5 दिन गणित और पढ़ाऊंगा, उसके बाद पेडोलॉजी पढ़ाऊंगा, फिर मैं पेपर सॉल्व कराऊंगा। फिर आप बताइएगा कि वास्तव में मैंने गणित कैसी पढ़ाई या गणित कैसा आपने पढ़ा। बस कुछ दिन और इंतजार कर, ज़्यादा दिन इंतजार नहीं करना, बस 4-5 दिन और गणित खत्म हो जाएगा। और बहुत सारे लोग इस इंतजार में बैठे होंगे, अभी कोचिंग जाएंगे, फॉर्म भरेंगे तब जाएंगे। ऐसे लोग इन 10,000 के रेस में पीछे हो जाते हैं। तो आप लोग भी रेस से घोड़े हैं, रेस में अच्छे लगते हैं, ठीक है। खेत में नहीं, खेत में किनका काम है, अब उससे घोड़े से खेत जोतवाया जाए और क्या कहते हैं बैल से रेस कराई जाए तो कैसा बड़ा आश्चर्य। तो उनका काम जहाँ है, जिसका काम वो करेगा। इसलिए आप सभी बेहतर अभ्यर्थी हैं, एक अध्यापक है, और कहीं न कहीं आप हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और BTC DLED इन सभी विजय रथ को प्राप्त कर चुके हैं या प्राप्त करने के कगार पे खड़े हैं। तो आप एक अनुभवी टीचर है और आपके अंदर एक टीचर गुण है। इसलिए आप भी इस बात को स्वयं सोचिएगा कि बेहतर टीचर की तलाश कैसे की जाएगी, या आपके लिए कौन सा बेहतर है या नहीं। कारण क्या है, सब बेहतर है, सब बढ़िया पढ़ाते, कोई खराब नहीं पढ़ाता, हर टीचर अपने आप से बेहतर पढ़ाता है। किंतु ये जरूरी ये होती है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट कौन पढ़ा रहा है। और सबसे बड़ी बात यही होती है, सफलता का पैमाना भी यही होता है। पढ़ने को इतना सारा होता है, लेकिन वास्तव में सफल वही होता है जो क्या क्या पढ़ना ये बताता है। और हो सकता है ये बातें आपको लगे कि मैं पता नहीं सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, तो मेरी लाइव वीडियो पड़ी होंगी 2 घंटे की सुपर टेट की, करंट अफेयर की,
2 घंटे में जितने करंट अफेयर आए थे, अगर एक आध क्वेश्चन बाहर से होगा, आप बताइएगा दुर्गा सर आप तो झूठ बोल रहे हैं। वीडियो पड़ी हुई ऑनलाइन देख लीजिएगा। 6 तारीख को परीक्षा था, 3 तारीख को मैंने वीडियो डाली हुई है, 3 तारीख की, और 3 तारीख की उस वीडियो में जितना क्वेश्चन मैंने बताया था, सारे क्वेश्चन हूबहू किसमें आए हैं, सुपर टेट में आए हैं। अब ये मत कहिएगा पेपर लीक था, कारण क्या है, उसके पहले 15 दिन पहले मैंने नोट्स भी दे दिया था, उनके पास नोट्स होंगे वो भी देख लें। हूबहू क्वेश्चन आए थे, सारे क्वेश्चन आए थे, एक आध क्वेश्चन ऐसे होंगे जो घुमा के पूछे गए थे, बाकी करंट क्वेश्चन एक भी बाहर से नहीं गए थे। अगर आपको नहीं पता, मेरी बात का विश्वास, मेरी वीडियो पढ़ा होगा, आपको खोजना होगा, खुद से जाके देख लीजिएगा, आपको ये बात स्पष्ट हो जाएगी। यूपीटीटी में, सुपर टीटी में, यूपीटीटी में गणित कुछ ऐसे प्रश्न आए थे जो हूबहू मैंने पढ़ाए थे, एकदम सेम क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन हूबहू आए थे। हूबहू क्वेश्चन मतलब ये जैसे कि मतलब जहां से मैं बताया हूँगा वहां से वो भी क्वेश्चन उठाए होंगे, तो ये भी बहुत बड़ा बात है। संविधान की बात करते हैं, संविधान में जो चीजें मैंने बताई, तो कहने का मतलब ये सारी चीजें अनुभव भी बहुत मायने रखता है, लेकिन फिर भी आप लोग पढ़ रहे हैं, सफलता की दहलीज पे आगे बढ़ रहे हैं। इससे विजय रथ को लगाम ना लगाएगा और लगातार पढ़ते रहेगा। कभी भी एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बना था, और जब हम हारते हैं तो गलतियों का मूल्यांकन करने के बाद पुनः आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हाँ, सफलता का पैमाना एक ये है कि हमारे यहाँ के एक ट्रेंड, सबसे बड़ा ट्रेंड है कि हम फॉर्म भर लेते हैं, परीक्षा सर पे आती है तो हम कोचिंग ढूंढना शुरू करते हैं। ऐसे लोग इस 10,000 की श्रेणी में नहीं आते। आप लगातार क्रमिक रूप से पढ़ते रहिए, क्रमिक रूप से लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि सफलता एक दिन की कहानी है, एक दिन की वीरगाथा नहीं लिखती। सफलता के लिए लड़का पैदा होते नहीं दौड़ने लगता। अब बाल विकास भी पढ़ेंगे, देखेंगे, उसके लिए क्रमिक रूप से कार्य करता, उसके बाद फिर पहले किस तरह से करते 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 तब वो खड़ा होता, फिर दौड़ना शुरू करता है। उसी तरह यहाँ भी है। और लोग क्या सोचते हैं कि आएगा परीक्षा 2 महीने में पास कर जाएंगे। वास्तव में सीटेट घर बैठ के पास किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए सही रणनीति होनी जरूरी है। बिना सही रणनीति के आप सीटेट जैसे परीक्षा को नहीं पास कर सकते। कारण क्या है, क्योंकि इस बात को मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये उसका परिणाम बताता है कि 9 से 11% रिजल्ट पूरे भारत से आता है। इसका मतलब है 100 लोग फॉर्म भरते हैं, मात्र 11 लोग क्वालिफाई हो पाते हैं, बाकी 89 से लगभग 90 लोग क्वालिफाई नहीं हो पाते। मैं कह रहा हूं आपके लिए हलवा है, हुआ है, लेकिन औरों के लिए पहाड़ जैसा है। ये उसके आंकड़े कहते हैं, सीटेट के आंकड़े कहते हैं, मेरे आंकड़े नहीं कहते। ये मेरे आंकड़े नहीं है कि मैं बता रहा हूं कि 9 से 11% सीटेट के आंकड़े हैं, 17% यूपीटेट के हैं। इसका मतलब यह है कि हुआ भी नहीं है, लेकिन हाँ, हुआ नहीं है तो आपके लिए भी बहुत बड़ा पहाड़ नहीं, क्योंकि आप अभी से पढ़ रहे हैं। बस 4, 5, 10 दिन और गुजरने दीजिए। मैं जैसे बुकलेट प्रिंट कराता हूं, उसके बाद आप स्वयं से ये बात अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे कि वास्तव में सीटेट सरल है। जिस दिन यहाँ से आवाज आ गई सीटेट सरल है, उस दिन आपको पास करने से कोई नहीं रोक सकता। और जब तक यहाँ डर बना है सीटेट बहुत पहाड़ है, आप कुछ नहीं कर सकते। और सही बात है, जितने भी कोचिंग संस्थान पढ़ा रहे, जितनी भी मैं बात कर रहा हूँ, जाके उनसे देखिए, उनके नोट्स मांगिए, उनसे पूछिए क्या पढ़ा रहे। ऐसी ऐसी चीजें पढ़ाते हैं। इसी जौनपुर संस्थान के बड़े बड़े जो कोचिंग अपने आप के कई साल से जो राज कर रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं बच्चों को। पता है क्या? करणी। मैं एक अध्यापक होने से मैं कुछ न बोल सकता हूँ, उन कोचिंग के नाम ले सकता हूँ, लेकिन मैं ये पूछ सकता हूँ कि आज से, जब से 2011 से सीटीटी हो रहा है, आज तक कभी अगर करणी का सवाल पूछा हो, उनका जूता मेरा सर, या सिलेबस में करणी हो तब। और भी करणी में भी करणी क्या पढ़ा रहे थे, वो पढ़ा रहे थे एक फार्मूला बनता है करणी के अंदर, a² + b² + 2ab का फार्मूला बनता है। तोड़ने के बाद वो फार्मूला पढ़ाया जा रहा था। मतलब एसएससी की गणित पढ़ा रहे थे, एसएससी और वनडे की गणित वाली फार्मूला पढ़ा रहे थे, या पढ़ा रहे थे। अभी मतलब लड़के ने क्वेश्चन पूछा कि सर ये क्वेश्चन वाला बात है। मैंने कहा सर मैं यहाँ पढ़, मैं किसी को मना नहीं कर सकता, ना कह सकता हूँ। मैं कहता हूँ पढ़ो चाहे जहाँ पढ़ो। लेकिन मुझे ये आश्चर्य हुआ कि वो अध्यापक, क्योंकि बच्चे अध्यापक भरोसा करते हैं, उन्हें ये लगता है जो पढ़ा रहे बेस्ट है, बेहतर पढ़ा रहे, लेकिन जरूरी नहीं पढ़ा क्या रहे। माने ये नहीं लगता पढ़ा क्या रहे, माने ये रखता है कि क्या ये कोई परीक्षा पूछा। मुझे बड़ी हैरानी, मैंने कोई प्रश्न बताया कि इसका एक ट्रिक होता है। मैंने बताया इसे डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा बिना पेन उठाए। ये क्वेश्चन आता है दूसरे तरीके से, अभी आप लोगों को जब यूपीटीटी पढ़ेंगे तो बताएंगे। तो बड़ी समस्या थी, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ खुद पे और उन पे हुआ कि इस तरह से और चैप्टर पढ़ा रहे हैं, वर्गमूल, घनमूल, इस तरह पढ़ाते जा रहे हैं। तो इस तरह क्या कर रहे हैं, कह रहे 5 महीना 5 महीने में गणित खत्म कर देंगे, और हम कह रहे हैं हम 15 दिन में गणित खत्म कर देंगे। यही उनमें और हमें अंतर है। वो कह रहे हैं 5 महीना गणित आराम से खत्म कर देंगे गणित। उनको ये नहीं पता कि गणित में मात्र 7 अध्याय पढ़ाने हैं सीटीटी में, 7 अध्याय। अब वो पढ़ा रहे वर्गमूल, घनमूल, पता नहीं क्या क्या, इसी तरह पढ़ाते रहेंगे। अभी तो यहाँ पहुंचे हैं। हमने कहा बहुत सही पढ़ा रहे हैं, भगवान करे आप पढ़ते रहें, आप सफल हो जाएं। किंतु मुझे उनसे एक बात मैंने बच्चे से रहा नहीं गया, मैंने एक कह दिया, मैंने कहा ये सिलेबस में नहीं है।
मैंने कहा सिलेबस में नहीं, बस इतना बात कहा कि सिलेबस में नहीं है। और मेरी बात अगर आपको विश्वास ना हो, पिछले 5 साल के पेपर उठा के देख लीजिएगा। और हाँ, कल से पेपर भी मैं अपलोड करना शुरू कर दूंगा, कल से पुराने पेपर में डाल दूंगा, ताकि आप ये भी कहें कि कहें दुर्गेश सर तुमको नहीं बहका रहे हैं। इसलिए आप भी देखते रहिएगा, चलते रहिएगा। सही बात है, आप पढ़ रहे हैं, आपका कैरियर है। किसी व्यक्ति भरोसा करते हैं, अपना कैरियर दांव पे लगा रहे हैं। अगर आप मेरे ऊपर भरोसा विश्वास करके पढ़ रहे हैं, मैंने अपना कैरियर आप मुझे सौंपे हैं। अगर आप सफल नहीं हो पाते, मैं गलत पढ़ाता हूँ, मैंने आपकी जिंदगी से मैंने खिलवाड़ किया। ये कोई बात नहीं है कि मैं आपका सर हूं तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा, बहुत पढ़ा रहे हैं। ये भी आपके अंदर फैसला करने का पूरा अधिकार है। क्या अधिकार है कि हाँ मैं जो पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आपके कैरियर चल रहा हूं मैं। अगर मैंने आपको सफल नहीं किया, मैंने आपको गलत चीजें पढ़ाई, इसका मतलब मैंने आपको कैरियर से आपको दूर किया, मैंने पूरी जिंदगी से खिलवाड़ किया। ऐसा नहीं है कि हाँ अंधविश्वास कर ले, ठीक है बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया। हाँ एक कमी मेरे अंदर है जो लेट आने की, लेकिन अगर मैं 5 मिनट लेट आता हूँ तो मैं उसका 50 मिनट कवर कर देता हूँ। ये बात है, कोई ये नहीं कह सकता कि अगर ये 5 मिनट लेट है तो जो चीज़ें लोग 5 दिन पढ़ाते हैं मैं उसे 1 दिन में खत्म करता हूँ। ऐसा नहीं, समझा के खत्म करता हूँ। बस ये कमी है मेरे अंदर लेट आने की, लेकिन मैं किसी भविष्य खिलवाड़ नहीं करता। अगर मैं लेट आता हूँ, अगर एक दिन में 10 मिनट लेट हुआ, हफ्ते में कितना हुआ 60 मिनट। और संडे के मैं 5-5 घंटे क्लास लेता हूँ। अभी नहीं, परीक्षा नहीं दीजिए, 5-5 घंटे की क्लास में लूँगा। स्टार्टिंग करूँगा 11 बजे से शुरू करता हूँ, 2-3 बजे जब तक बच्चे कहने 2 बजे। तो इस बात को अभी मत सोचिएगा मैं लेट करता हूँ तो मैं कवर नहीं करता हूँ, वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपसे ज़्यादा ये समझता हूँ कि आपका पास होना मेरे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मेरा। मैं हूँ या ना हूँ, लेकिन आपका होना चाहिए, होना ज़्यादा सुनिश्चित है। क्यों? क्योंकि आप भरोसा करके आए हैं, क्योंकि आपने जानते हैं ना मेरा बैनर है ना कोई पोस्टर है। आप यहाँ तक आए इस उम्मीद से आए मैं यहाँ से अध्यापक बनकर जाऊँगा। इसलिए जब भी मैं पढ़ाऊँगा इस बात का मैं विशेष ध्यान दूंगा कि आपका कहीं न कहीं ऐसी कोई चीज़ें मुझसे मेरे द्वारा ऐसी ना पढ़ाई जाए जो परीक्षा से इतर हो, या परीक्षा का कोई संबंध प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ना हो। हाँ, अभी मैं जूनियर का भी शुरू करने जा रहा हूँ। कुछ लोग के प्रेशर में आके लोअर बीएड की भी बैच प्रारंभ करने जा रहा हूँ, मजबूरी है। लेकिन सीटेट और यूपीटेट सुपरटेट में मैं इबादत लिखूंगा, और इस बात को प्रदेश के प्रत्येक जनपद से यह बात आप लोग सुनिएगा। जो भी होगा ई लर्निंग में दुर्गेश का नाम आपको जरूर सुनने मिलेगा, क्योंकि मैंने अभी तक ईमानदारी से पढ़ाया है और इस बात का गवाह मेरे पुराने वीडियोज हैं। इस बात को मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने जो पढ़ा परीक्षा प्रश्न आए हैं वहाँ पे पढ़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। हाँ, आपको जो कमियाँ लगे आप बताइएगा, मैं उससे सुधार जरूर करूँगा, सिवाय एक कमी के लेट होने का, क्योंकि वहाँ मेरे साथ कई समस्याएं हैं। ठीक, जो बंदा रात को 3-2:30 बजे तक सोएगा, 2:30 बजे 3 बजे सोएगा, वो 5 बजे कैसे उठेगा? कहेंगे आपसे क्या मतलब, हमसे मतलब है, आप आए चाहे ना आए, आपको समय से आना चाहिए, हम लोग फी पेमेंट करते हैं। हाँ ये बात है, लेकिन मैं उससे ज़्यादा आते ही शुरू हो जाता हूँ, बराबर करता हूँ सारा समय आपका। और ये बात समझ सोचिएगा मैं बकवास कर रहा हूँ। सीटेट के लिए मोटिवेशन जरूरी है, इसका एक सिलेबस है। अभी आप पढ़ेंगे मोटिवेशनल, अभी प्रेरणा का सिद्धांत एक सिद्धांत है कि आपको मोटिवेट करके हमें पढ़ाना है, चाहे जैसे पढ़ाना है। आपने मुझे अपने आप को सौंप दिया है तो मेरी जिम्मेदारी आपको सीटेट पास करवाना। ये भूल जाइएगा ये क्या पढ़ाते हैं। हाँ, उस दिन उंगली उठा सकते हैं जिस दिन आपको ये लगे ये जो पढ़ा रहे हैं ये कभी पेपर में पूछा नहीं है, तो आप पूछे ना, या सिलेबस में नहीं है, तब मैं कहूँगा हाँ मैं गलत हूँ और आप सही। ठीक, लैंग्वेज पे विशेष फोर्स मत करिए, क्योंकि लैंग्वेज में केवल पैसे जाएंगे, केवल पैसे जाएंगे, गद्यांश और पद्यांश। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग ज़्यादा पैसे दबाव करेंगे तो मैं ग्रामर पढ़वा दूंगा, लेकिन ग्रामर पढ़वाएंगे तो आपका नुकसान होगा, क्योंकि वो सुपर टीटी और टीटी के लिए होगा, यहाँ के लिए नहीं होगा। ठीक, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं भिन्न के और इतर। तो फिर आप लोग भी बेहतर लगे तो शेयर कर दीजिएगा।